नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक परिचय का अगला भाग। इससे पहले हम भारत के भौगोलिक परिचय का एक भाग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। आज हम भारत के भौगोलिक परिचय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने भारत के नाम को जाना था, भारत के क्षेत्रफल को जाना था और विभिन्न चीज़ों की हमने चर्चा की थी। पहले भाग में अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इनको हमने पढ़ लिया था। पहले ही भाग में हमें पता चला कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं उनमें पहला बिंदु है भारत का आकार। इसकी हम चर्चा करेंगे। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत के जो चतुर्दश बिंदु हैं इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आज की क्लास में हम जानेंगे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा को। इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहली जो चीज़ आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों वो है भारत का आकार। जो पहली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया का साइज किस तरीके का है, इंडिया का आकार किस तरीके का है। तो मैप पर आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाओगे। मैप पर आप देख सकते हो कि भारत जो है मुख्य रूप से 4 कोनों में विभाजित है। आप मैप पर बड़ी आसानी से देख सकते हो। ये वाला कोना उत्तरी कोना है, ये दक्षिणी कोना है, ये पश्चिमी कोना है गुजरात वाला, और ये पूर्वी कोना है। ठीक है। तो भारत मुख्य रूप से, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का आकार कैसा है, अगर कोई प्रश्न पूछ ले भारत का आकार किस तरीके का है, तो आप जवाब देंगे भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ध्यान रखिएगा, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि भारत के 4 कोने हैं। बिल्कुल 4 कोने हैं ही। एक कोना उत्तर में हमें दिखाई दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा कोना हमें जो है दक्षिण में दिखाई दे रहा है कन्याकुमारी में, और एक कोना हमें दिखाई दे रहा है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में, और एक कोना हमें दिखाई दे रहा है पश्चिम में। तो भारत का आकार अगर कोई पूछे किस तरीके का है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत आकार में एक चतुष्कोणीय देश है जिसका क्षेत्रफल कितना है विद्यार्थियों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब अगर हम देखें तो भारत के 4 बड़े कोने हैं, और इन 4 बड़े कोनों से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जो एग्जाम में कई बार आया है, कई बार पूछा जाता है, जो कि है भारत के चतुर्दिश बिंदु। जो कि है विद्यार्थियों भारत के चतुर्दिश बिंदु। यानी भारत के चतुर्दिश बिंदु कौन कौन से हैं? चतुर्दिश बिंदु का यहां पर अभिप्राय यह है कि भारत के लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं हर दिशा में। अगर आप उत्तर में चले जाएं तो उत्तर में भारत की भूमि कहां समाप्त हो जाएगी। हालांकि हम अक्षांश और देशांतर में इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेशली उस पॉइंट को जानेंगे, वो पॉइंट कौन सा है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे भारत के चतुर्दिश बिंदु। तो विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम नॉर्थ साइड अगर हम चलते चले जाएं तो लास्ट में भारत कहां पड़ेगा, अंतिम पॉइंट। तो विद्यार्थियों, भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। ठीक, भारत का उत्तरतम बिंदु जो है, जो सबसे नॉर्थ साइड में है, वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल किस राज्य में है? इंदिरा कॉल ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इंदिरा कॉल है विद्यार्थियों जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, भारत का उत्तरतम बिंदु बिल्कुल नॉर्थ में आप चले जाइए तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। ध्यान रखिएगा। अब बिल्कुल दक्षिण में आ जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, अब देखिए दक्षिण में 2 पॉइंट हमें दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहले तो उसका नाम आपको पता हो। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विद्यार्थियों
इंदिरा पॉइंट। पहले तो इसका नाम आप लोग देख लीजिए। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट और भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कॉल कहां पर है? इंदिरा कॉल है उत्तर दिशा में और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? इंदिरा पॉइंट है विद्यार्थियों दक्षिण दिशा में। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, एग्जाम में देखिए क्या सवाल आता है। एग्जाम में सवाल आता है कि बताइए इंदिरा पॉइंट कहां पर अवस्थित है। अब अगर आप भारत को ध्यान से देखो तो भारत का अंतिम बिंदु आपको कहां दिखेगा? नॉर्मली तो सामान्य विद्यार्थी जवाब दे देगा भाई ये भारत का अंतिम पॉइंट है, नॉर्मल सा। लेकिन भारत का ये अंतिम पॉइंट नहीं है विद्यार्थियों। भारत जो है अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो इससे आगे है। यानी अगर हम देखें मैप पे आप देखोगे तो अंडमान निकोबार और नीचे तक गया है इसके मुकाबले। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं वो यहां मौजूद नहीं है। वो कहां मौजूद है विद्यार्थियों? वो मौजूद है ग्रेट निकोबार में। ध्यान रखना कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये तो सबको पता है कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है विद्यार्थियों इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए इंदिरा पॉइंट कहां अवस्थित है और आपको केवल इतना पता है कि अंडमान निकोबार में है, तो आपसे ये सवाल गलत हो सकता है। अंडमान निकोबार तो बहुत बड़ा है, ठीक। जब हम भारत के द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार के विभिन्न हिस्सों को जानेंगे हम। यहीं पर एक प्रसिद्ध द्वीप है सेंटिनल, जहां पर एक अमेरिकी की हत्या कर दी गई थी, शायद आपको पता होगा। तो विद्यार्थियों अगर कोई पूछे कि इंदिरा पॉइंट एग्जैक्ट कहां पर है तो आपका जवाब होगा ग्रेट निकोबार में, ना कि अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार तो बहुत बड़ा है। अंडमान निकोबार में भी कहां अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में अवस्थित है विद्यार्थियों इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को पहले या इसे पूर्ववर्ती एक नाम से और जानते थे जो कि है पिग्मेलियन पॉइंट। तो ध्यान रखना इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं या इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक। तो चाहे तो आप इसे पिग्मेलियन पॉइंट कह लो चाहे इंदिरा पॉइंट कह लो, बात एक ही है, कोई अलग अलग चीजें ये नहीं है, दोनों एक ही है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु है विद्यार्थियों इंदिरा पॉइंट जो कि है अंडमान निकोबार में। और अगर हम पूर्व में चले जाएं तो भारत का जो पूर्वतम बिंदु है, भारत में सबसे पूर्व आप चले नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये सबसे आगे को दिख रहा है। और ये जो इलाका है विद्यार्थियों ये स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और यहां मिलता है जो सबसे पूर्वतम बिंदु, उसका नाम है किबिथु। ध्यान रखिएगा उसका क्या नाम है? उसका नाम है किबिथु। और किबिथु जो है भारत का पूर्वतम बिंदु है, ठीक। आप देख सकते हैं मैप पर ये पूर्व है, इस दिशा में पूर्व होता है। तो ये है किबिथु जो भारत का पूर्वतम बिंदु है। किस स्टेट में है? तो विद्यार्थियों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश ही वो जगह है जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका नाम जो है अरुणाचल वो इसी वजह से रखा गया है क्योंकि यहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो किबिथु है विद्यार्थियों भारत का पूर्वतम बिंदु, यानी इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर भारत समाप्त हो जाएगा। पश्चिम में अगर हम आ जाए विद्यार्थियों पश्चिम में, तो पश्चिम यानी इधर, तो ये जो आपको स्टेट दिख रहा है ये है गुजरात। और गुजरात में ही स्थित है विद्यार्थियों गौर माता, या इसे गोहर माता के नाम से भी जानते हैं। चाहे गौर माता कह लो या गुहार माता कह लो, या कुछ किताबों में गुहार मोती भी लिखा मिल जाता है। चीजें सब वही हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो गौर माता कह लीजिए या गुहार मोती कह लीजिए या गुहार माता कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये है विद्यार्थियों गौर माता। और गौर माता जो है भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, सबसे पश्चिमतम बिंदु है गौर माता। किस स्टेट में है? गुजरात में है, ठीक। तो भारत का पूर्वतम बिंदु किबिथु, पश्चिमतम बिंदु गौर माता, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट।
अब विद्यार्थियों देखो एक चीज और है, यहां पर एक पेपर में सवाल और आता है। कभी कभार क्या करता है पेपर में, ये नहीं पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, ऐसे नहीं आता है। पेपर में सवाल आता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, भारत की जो मुख्य भूमि है, जो मेन लैंड इंडिया है, उसका दक्षिणतम बिंदु बताइए। सवाल को ध्यान से सुनना कि मुख्य भूमि का जो भारत है, ठीक है, जो मेन लैंड इंडिया है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए। इस तरीके से सवाल पेपर में आता है। ऑप्शन में आपको निश्चित रूप से इंदिरा पॉइंट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है ना। तो ज़्यादा होशियार लोग तो दक्षिणतम बिंदु जैसे ही वो पढ़ेंगे, सवाल को पूरा नहीं पढ़ेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो बस इतना देखेंगे कि दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो जवाब लगाना है हमें क्या, इंदिरा पॉइंट। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। सवाल को पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि पूछ रहा है भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि की बात करें विद्यार्थी, तो मुख्य भूमि से क्या अभिप्राय है, मुख्य भूमि से अभिप्राय है मेनलैंड इंडिया, जो कि ये है पूरा का पूरा। वैसे तो इंडिया ये भी है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भी इंडिया है, लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि में शामिल नहीं होता है, ये भारत के द्वीप समूह है। ये मुख्य भूमि से कहाँ जुड़े हुए हैं, मुख्य भूमि से तो ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो अगर कभी उसने प्रश्न पूछा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तब जवाब इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, तब जवाब होगा विद्यार्थियों कन्याकुमारी। ध्यान रखिएगा, जो कहां अवस्थित है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो अगर कभी प्रश्न पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आप जवाब देंगे कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम में आए वैसे आपको जवाब देना है। ठीक, तो कन्याकुमारी है मुख्य भूमि का जो भारत है उसका दक्षिणतम बिंदु। आप देख सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो आगे हम देखें तो हम जानते हैं कि भारत जो है, अगर आप भारत को ध्यान से देखोगे विद्यार्थियों, तो आप बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हो कि भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई ज्यादा है। आप मैप से ही देख करके पता लगा लोगे, ये हिस्सा ज्यादा लंबा है इस हिस्से के मुकाबले। तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अधिक है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है। अब यहीं से पेपर में सवाल पूछ लेता है कि बताइए भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो बेहद ही आसान है, इसका जवाब पेपर में आता भी है, तो हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों अगर हम देखें भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई को, तो विद्यार्थियों आप देख पाओगे कि उत्तर से दक्षिण में भारत ज्यादा विशाल है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम लंबाई देखें विद्यार्थियों, तो नॉर्थ टू साउथ जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ध्यान रखना, ठीक, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण यानी इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक, ये इंदिरा पॉइंट तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो लंबाई हम ले रहे हैं ये इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक ले रहे हैं, 3214 किलोमीटर। अब अगर हम भारत की लंबाई देखें ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अगर हम देखें या पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो पूर्व से पश्चिम तक की भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो विद्यार्थियों यहां पर कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण में अधिक विशाल है।
अपेक्षाकृत पूर्व और पश्चिम के। तो आप देख पाओगे इसमें बड़ी आसानी से कि भारत जो है उत्तर और दक्षिण में अधिक फैला हुआ है। ठीक, अपेक्षाकृत पूर्व या पश्चिम के। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अब यहां आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, या भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई में कितना अंतर है, इसका अंतर पूछता है आपसे। तो सीधा सा अगर आप 3214 किलोमीटर में से 2933 किलोमीटर घटा दोगे तो निकल करके आएगा 281 किलोमीटर। ये है वो अंतर जो आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है कि बताइए कितना अंतर है भारत का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई में। ध्यान रखेंगे तो 281 किलोमीटर का सीधा सीधा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हुई इसके आकार की। अब हम विद्यार्थियों आगे बढ़ें तो आपको पता है, इसे मैं हटा देता हूं, आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। बहुत ही आसान बात है और हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। मैप पे आप आसानी से देख पाओगे, ये है विद्यार्थियों कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर के जा रही है। कर्क रेखा जो है इसका डिग्री कितना होता है तो हम सब लोग जानते हैं, इसका डिग्री होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अब यहां प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह प्रश्न आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मैप पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कितने राज्य अगर हम इन्हें गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है विद्यार्थियों। कुल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर के गुजरती है। इनके नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बस यहां से एंटर होगी तो सबसे पहले गुजरात ही पड़ेगा, तो गुजरात से होकर जाती है। और हल्का सा विद्यार्थियों राजस्थान टच होता है। मैप पर आप जब देखोगे तो बहुत हल्का सा इलाका राजस्थान का टच होगा, और जो इलाका टच होगा वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है राजस्थान का, वहां से हल्की सी टच होकर के जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? गुजरात, और इसी क्रम में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये जो इलाका है ये बांग्लादेश है। अब ये हमारा हिस्सा तो है नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है विद्यार्थियों कर्क रेखा। ठीक, यहां से एंटर होगी तो गुजरात, गुजरात से हल्का सा टच होगा आपका राजस्थान, तो राजस्थान, राजस्थान से आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कट करके अलग हुआ है विद्यार्थियों छत्तीसगढ़। ठीक, तो छत्तीसगढ़, और आगे बढ़ेंगे तो झारखंड आ जाएगा जो बिहार से कट करके अलग हुआ है, और आगे बढ़ेंगे तो झारखंड सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल में एंटर हो जाएगी, और आगे बढ़ेगी तो पहुंच जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे, और बांग्लादेश से जब और आगे बढ़ेगी तो आ जाएगा त्रिपुरा जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, और आगे बढ़ेंगे तो मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर के विद्यार्थियों कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अब काफी महत्वपूर्ण सवाल इससे यह भी पूछा जाता है कि बताइए इन राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर ही मौजूद है। भाई ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं 8 में से कोई ना कोई एक होगा। उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, वहां से तो कर्क रेखा गुजरती नहीं है।
तो प्रश्न पूछा जाता है, बताइए वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। बिल्कुल सेंटर पर आप मैप खोल करके देख सकते हो। तो इन्हीं 8 में से एक होगा और वो स्टेट है विद्यार्थियों झारखंड। और झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। और रांची जो है विद्यार्थियों वो कर्क रेखा पर अवस्थित है। आप देख सकते हो मैप पर, जब आप मैप खोल करके देखोगे एटलस में तो आपको पता चलेगा कि झारखंड की जो राजधानी है रांची वो बिल्कुल कर्क रेखा पर ही मौजूद है। कर्क रेखा रांची से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राजधानी से होकर के गुजरती है। तो आप देख सकते हो कर्क रेखा गुजरती है विद्यार्थियों रांची से होकर के। और अगर हम देखें विद्यार्थियों तो कर्क रेखा जो है भारत में एक प्रकार से जलवायु विभाजक का भी कार्य करती है। कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक का कार्य करती है। अगर हम इन प्रभावों को जानने का प्रयास करें कि कर्क रेखा से भारत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हालांकि ये प्रभाव मैं एक बार आपको समझा चुका हूं, अब बस केवल हम रिवीजन करेंगे। तो अगर हम देखें ये कर्क रेखा क्या काम करती है भारत के लिए, तो कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक का कार्य करती है। कर्क रेखा के ऊपर का सारा इलाका शीतोष्ण कटिबंध में चला जाता है, ठीक है, और नीचे का सारा इलाका उष्ण कटिबंध में चला जाता है, ठीक है। यानी नीचे का सारा इलाका ट्रॉपिकल रीजन में चला जाता है और कर्क रेखा से ऊपर का सारा इलाका टेम्परेट रीजन में चला जाता है। यानी कर्क रेखा से ऊपर का जितना भी भारत है इसे हम कंसीडर करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ध्यान रखना, कर्क रेखा से ऊपर का सारा जो भारत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और कर्क रेखा से नीचे का सारा भारत विद्यार्थियों उष्ण कटिबंधी में आता है। और जब उष्ण कटिबंध में आता है तो इस वजह से दक्षिण का जो हिस्सा है, जो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है, ये साल भर ज्यादा गर्मी और अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जबकि हम बात करें उत्तरी हिस्से की जो शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, तो ये इलाका दक्षिण के मुकाबले काफी ठंडा रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु में पर्याप्त ठंड पड़ जाती है और ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त गर्मी पड़ जाती है। यानी यहाँ पर सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ गर्मी भी मिल जाएगी आपको, सर्दी भी मिल जाएगी, वसंत भी मिल जाएगा, शरद भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस इलाके की तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर साल भर बस गर्मी ही पड़ेगी। इस बात को हम ध्यान रखें। क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि ये इलाका भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब है। अगर हम इस क्षेत्र से भूमध्य रेखा की दूरी की बात करें तो यहाँ से भूमध्य रेखा केवल 876 किलोमीटर दूर है। अगर हम देखें कि यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा केवल 876 किलोमीटर दूर है इस पॉइंट से। तो काफ़ी नज़दीक है, 876 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो काफ़ी नज़दीक है। और हम जानते हैं, जब हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के निकट जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से ये इलाका साल भर गर्मी महसूस करता है, जबकि उत्तर जो भारत है वो भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण मौसमों में पर्याप्त बदलाव करता है। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, जाड़ा बरसात, ये सारी की सारी ऋतुएं यहाँ पर चलती रहती हैं। इसलिए उत्तर भारत जो है काफ़ी मौसम अनुभव करता है दक्षिण भारत के मुकाबले। और अगर हम देखें विद्यार्थियों तो इस कर्क रेखा की वजह से समय में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। हम ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि तकरीबन बराबर रहती है। हम ये बात अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाते जाओगे अंतर बढ़ता जाएगा, और अगर आप ध्रुवों पर पहुंच जाओगे तो वहां तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है बहुत इसको हम हालांकि एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। जब हमने पृथ्वी की गतियों को पढ़ा होगा तब हमने इस बात को जरूर चर्चा किया होगा। तो पॉइंट ये है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाए जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। इसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलता है। अगर हम केरल की बात करें विद्यार्थियों, तो केरल में
दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, जबकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो अगर हम केरल की बात करें तो सर्दी और गर्मी के मौसम में जो दिन और रात की अवधि में अंतर होता है वो केवल 45 मिनट का होता है केरल में, यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं होता। वहीं अगर आप लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि में गर्मियों और सर्दियों के मौसम में जो अंतर पाया जाता है वो 5 घंटे तक हो सकता है। 5 घंटे का अंतर दिन और रात की अवधि में आ जाता है सर्दी और गर्मी में। वहीं केरल में ये अंतर केवल विद्यार्थियों 45 मिनट का ही है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि भूमध्य रेखा के निकट जाने पर दिन और रात की अवधि बराबर होती जाती है। अब जब हम 876 किलोमीटर है तो केवल 45 मिनट का अंतर आ रहा है, और आप पास चले जाइए, ठीक है, तो 40 मिनट का रह जाएगा, और पास चले जाइए भूमध्य रेखा के तो 30 का, 20 का, और बिल्कुल आप भूमध्य रेखा पर ही चले जाओगे तो फिर तो अंतर तकरीबन समाप्त हो जाएगा। जितने घंटे का दिन होगा उतने ही घंटे की तकरीबन रात होगी भूमध्य रेखा पर। लेकिन भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। यही कारण है कि केरल में दिन और रात की अवधि में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह लद्दाख में ये अंतर जो है 5 घंटे तक चला जाता है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है, ये भी एक बड़ा प्रभाव है विद्यार्थियों जो हमें भारत में देखने को मिलता है। आगे हम देखें विद्यार्थियों, तो आगे हम चर्चा करेंगे इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का मानक समय। हालांकि इस टॉपिक को मैं एक बार और डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं केवल इसकी इंपॉर्टेंट बातों को ही डिस्कस करूंगा। जब हमने अक्षांश और देशांतर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पढ़ा होगा तब हमने मानक समय, भारत के मानक समय को भी डिस्कस किया था। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है कहां से लिया गया है विद्यार्थियों? भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। सबको यह बात पता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक, अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये गुजरती है कहां से? ये गुजरती है विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ठीक, ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, हम ये बात पढ़ चुके हैं। और मिर्जापुर में एक जगह है जिसका नाम है अमरावती चौराहा, वहां से होकर के जाती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर इस क्लास में कि बताइए ये जो मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री से ली गई है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों इस क्लास में आज हम जानेंगे कि ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा क्या होती है इसको हम पढ़ चुके हैं। तो मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है और कितने राज्यों से होकर के जाती है विद्यार्थियों? तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से स्टेट हैं वो जहां से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है, जरा देख लेते हैं हम। तो वो स्टेट है विद्यार्थियों, देखिए मिर्जापुर से हो, ये हमने टाइम लिया है तो ऑब्वियस सी बात है यूपी तो इसमें आएगा ही। तो यूपी से होकर के जाती है। यूपी से नीचे हम जाएंगे क्योंकि देखिए ये लाइन जो है इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से लाइन ये है। तो यूपी के नीचे आप बढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको एमपी से कट करके अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो ये भी इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ से भी होकर के जाती है मानक समय रेखा। छत्तीसगढ़ से जब आप और नीचे जाओगे तो आ जाएगा ओडिशा, और ओडिशा से भी और नीचे चलोगे तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जहां से होकर के गुजरती है हमारी मानक समय रेखा। ध्यान रखना, मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है? भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के जाती है। वो 5 राज्य हैं विद्यार्थियों, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जहां से होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी
अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को पढ़ा था तब हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस क्लास में हम भारत से जुड़े हुए टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर के जाती है विंध्यवासिनी चौराहे से, और ये जो रेखा है ये कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बताइए इनमें से किस राज्य से होकर के मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 इनमें से दे देगा, चौथा कोई अलग दे देगा, है ना, जैसे बिहार दे देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस फॉर्मेट में इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन बात है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि हमारा जो मानक समय है जीएमटी से कितना आगे है, तो दुनिया जानती है 5.5 घंटे आगे है। हमने कैलकुलेशन करके ये भी जाना था कि 5.5 घंटे ही क्यों आगे है, इसका भी कारण हमने जाना था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि 82.5 डिग्री से ही क्यों लिया गया है हमारा मानक समय। तो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच में है। ठीक है, अगर आप जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसका मिड पॉइंट निकालोगे, यानी यहां से यहां तक का जो बीच का बिंदु है वो 82.5 डिग्री रेखा ही है। इस वजह से हमने इसको यहां से लिया है। ठीक, और पूरे भारत का समय यहीं से सेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ समझने वाली भी चीजें हैं, जैसे भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा विद्यार्थियों। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होगा इस पॉइंट पर, यानी अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि सूर्य तो पूर्व से ही निकल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके बाद असम में होगा, उसके बाद बंगाल में, ठीक है, उसके बाद झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में होगा, मतलब ठीक है, इस तरीके से ये होगा और अंत में गुजरात में सूर्य पहुंचेगा। तो विद्यार्थियों यहाँ सूर्य पहले ही निकल आता है और यहाँ सूर्य सबसे बाद में निकलता है। तो अगर हम इस टाइमिंग को देखें तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आने में सूर्य को समय तो लगेगा। तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में जो अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य पहले ही निकल आएगा, यहाँ बाद में निकलेगा। तो अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पर सूर्य, इस इलाके में सूर्य मान लो सुबह 6 बजे निकल आता है, तो यहाँ जो सूर्य निकलेगा वो तकरीबन 8 बजे निकलेगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ मान लो सूर्य निकलता है सुबह 4 बजे, तो यहाँ सूर्य निकलेगा सुबह 6 बजे। यानी गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में सीधा सीधा 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, सीधा सीधा 2 घंटे का। यानी यहाँ सूर्य 2 घंटे पहले निकल आएगा इस स्थान के। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हिस्सा काफ़ी आगे है, तो यहाँ सूर्य पहले निकलेगा, यहाँ सूर्य बाद में निकलेगा। लेकिन समय जो है वो तो इस लाइन से ही सेट किया जाएगा, 82.5 डिग्री से ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य आपके यहाँ कितने बजे निकल रहा है। सूर्य कितने बजे भी निकले, लेकिन जो समय मानक समय रेखा पर होगा वही समय पूरे भारत में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाले लोग अपना समय आगे रखते हैं या ये वाले लोग अपना समय पीछे रखते हैं। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल टाइम की कल्पना, हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सल समय की परिकल्पना है। हम एक देश एक समय में विश्वास रखते हैं। तो सूर्य कितना भी अंतर हो, अब आप देख रहे हो यहाँ पर से यहाँ तक आने में 2 घंटे का अंतर होता है। यानी अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो अगर ऑफिस का समय, सरकारी ऑफिस का समय जो सुबह 9 बजे है मान लीजिए, ठीक है, 9 या 9:30 बजे ही होता है, तो 9 बजे अगर ऑफिस का समय है तो यहाँ तो सूर्य 4 बजे ही निकल आएगा। ठीक, 4 बजे अगर सूर्य मान लीजिए उदय हो रहा है, तो सामान्य लोग जो है, जो ठीक ठाक हैं, वो तो 3:30 पे ही उठ जाएंगे सूर्योदय से पहले। लेकिन कुछ आलसी प्रकार के जो जीव हैं, जो सूर्य निकलने के बाद जो है अपना बिस्तर छोड़ते हैं, तो वो हद से हद तक 4:30 तक उठ जाएंगे। लेकिन 4:30 या 5 बजे भी अगर वो उठ रहे हैं तो भी 9 बजे तक के ऑफिस अटेंड करने के लिए उनके पास काफ़ी सारा समय होगा, क्योंकि सूर्य 4 बजे निकल आया। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाएं गुजरात में, तो यहाँ तो सूर्य उदय ही आपका 6 बजे होगा। तो लोग अधिकतम जो है 5:30 पे जग जाएंगे या 5 बजे जग जाएंगे। आलसी लोग 7, 7:30 तक उठेंगे, तो उन्हें हो सकता है ऑफिस जाने में थोड़ी सी देरी हो जाए। तो ये लोग सुबह थोड़ा सा ज़्यादा समय रखते हैं, ये लोग सुबह थोड़ा सा कम समय रखते हैं। अब अगर हम देखें शाम की स्थिति, तो विद्यार्थियों 9 बजे से ऑफिस शुरू होगा और 5 बजे बंद हो जाएगा। तो यहाँ 5 जब बजेंगे तो अंधेरा हो चुका होगा।
क्यों हो चुका होगा? क्योंकि सूर्य जब 4 बजे निकल रहा है तो अस्त भी 4 या 4:30 या 5 तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जहां सूर्य पहले निकल रहा है वहां अस्त भी पहले होगा। तो यहां जब 5 बजे ऑफिस बंद होगा तो चारों ओर लाइटें जल चुकी होंगी, यानी इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे अंधेरा हो गया है, यानी ये लोग शाम के समय में ज़्यादा समय इनके पास नहीं होगा। वहीं हम अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ 5 बजे सूर्य अस्त नहीं होगा, बस शाम ही हो रही होगी, क्योंकि जब यहाँ सूर्य लेट निकला है, जब 6 बजे निकला है तो 5 बजे अस्त नहीं होगा, थोड़ी देर में होगा। तो इनके पास शाम के समय ज़्यादा समय रहता है और इनके पास सुबह का समय ज़्यादा रहता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये थोड़ा सा बीच में इनके अंतर रहता है। इस अंतर को वो व्यक्ति समझ सकता है जो गुजरात में रह रहा हो, जिसको गुजरात के अनुसार सुबह 6 बजे उठने की आदत हो, और वो जब पहुंच जाएगा अरुणाचल में तो वहाँ पर जब वो 6 बजे उठेगा तो देखेगा कि काफ़ी धूप जो है निकल चुकी है। तो ये भी एक जो है समस्या है। अब इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों ने ये डिमांड उठाई कि भारत में समय में इतना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, इसलिए भारत में 2 समय जोन होने चाहिए। अभी एक समय जोन है 82.5 डिग्री पर, तो कुछ लोगों ने मांग उठाई कि भारत के लिए 2 समय जोन होने चाहिए। क्यों? भारत बहुत विशाल है। तर्क क्या था इसके पीछे? तो तर्क ये था भाई कि हम देखो सुबह जो है 9 बजे हमें तो बहुत सारा समय मिल जाता है सुबह 9 बजे के लिए। हमारा ऑफिस जो है सुबह 9 बजे ना हो करके आप 8 बजे कर दो, और उधर 5 बजे ख़त्म ना करके 4 बजे ख़त्म कर दो, क्योंकि हम तो जल्दी उठ जाते हैं। इनका कहना था गुजरात वालों का कि भाई हमारे लिए तो ऑफिस जो है बहुत जल्दी होता है, 9 तो तुरंत बज जाते हैं, और 5 बजे शाम को जल्दी छूट जाता है, तो हमें ऐसा करो 10 से 6 कर लो। तो ये जो है इनके बीच एक विवाद जो है या एक मुद्दा जो है उठ रहा है कि भारत में 2 समय जोन होने चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों, ये अभी उतना संभव नहीं है, क्योंकि भारत में अब भी अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। अब एक समय जोन है तब तो लोग समय का ध्यान नहीं रखते हैं, 2 टाइम जोन हो जाएंगे तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी। अब हमारे यहाँ जब एक समय जोन है तभी ट्रेनें जो है सर्दी के मौसम में 12-12, 13-13 घंटे लेट होती हैं, और कभी कभार तो 24-24 घंटे लेट हो जाती हैं। 2 समय जोन होंगे तब तो दिनों के हिसाब से लेट होंगी, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसलिए ये नहीं किया जा सकता कि भारत में 2 समय जोन हो, लेकिन हाँ, इसकी मांग तो लगातार चल ही रही है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा भारत के भौगोलिक परिचय का भाग दूसरा, जिसमें आज हमने कर्क रेखा, मानक समय रेखा से जुड़े हुए बिंदुओं की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।